नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। आज संसद में कांग्रेस का खतरनाक काम और कल मोदी धमाका करने वाले हैं, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। सिब्बल का सवाल, अखिलेश यादव का जवाब, और दोनों ने राहुल गांधी को कैसे धो डाला, कांग्रेस को कैसे धो डाला, आज ये चैप्टर भी लेकर आया हूं। मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस खालिस्तानियों का साथ देने पर आ गई है क्या? राहुल अखिलेश टेंशन में, फटा पोस्टर निकल आया इंडी का नया हीरो। ये नया हीरो कौन है, इससे मिलवाऊंगा। इसके अलावा कोर्ट ने केजरीवाल को फिर जेल भेजा। पीएम मोदी ने कौन सा नया गिफ्ट दे दिया? मोदी का वो काम जिसने केजरीवाल एंड टीम के भी होश उड़ा दिए, आज इसका चैप्टर भी है। और फिर बादल फाड़ तबाही की वो तस्वीरें जो देश ने अब तक नहीं देखी। मुंबई, पुणे, सूरत, केदारनाथ, तबाही का वो मंजर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अचानक 2 दिन में 4000 रुपए सस्ता कैसे हो गया है गोल्ड। गोल्ड की कीमत और गिरेगी या चढ़ेगी? सोना खरीदने में फायदा है या बेचने में है? अब इसका चैप्टर भी लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना दल की अध्यक्ष पल्लवी पटेल से मुलाकात की। 20 मिनट तक चली यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पल्लवी पटेल ने 2022 में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में हराया था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी दलों के नेता ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि जल्दी ही दिल्ली में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी पीएम को चुनावी नतीजों की समीक्षा रिपोर्ट सौंप सकते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 225 से 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इससे पहले राज ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवारों का समर्थन किया था। हिमाचल हाईकोर्ट में मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी के मुताबिक मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया था। इस मामले में लायक राम ने कंगना को भी पार्टी बनाया है। कोबरा के जहर की तस्करी के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में एल्विश को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के बाद विरोध शुरू हो गया है। वकीलों ने रेड जोन में फोटो खिंचवाने को लेकर एल्विश के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज चौक इलाके में हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर चलने वाली फूल मंडी को खाली कराया गया। बुलडोजर के साथ पहुंची निगम की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। आज संसद में कांग्रेस का खतरनाक काम, कल मोदी धमाका करने वाले हैं। सिब्बल का सवाल, अखिलेश का जवाब, दोनों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को कैसे धो डाला। मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस खालिस्तानियों का साथ देने पर आ गई है क्या? और राहुल अखिलेश टेंशन में, फटा पोस्टर और निकल आया इंडी का नया हीरो। सबसे पहले इसका चैप्टर। देश में इस वक्त 2 ही सवाल चर्चा में बने हुए हैं। एक तो ये कि बॉस ये विपक्ष कर क्या रहा है, और दूसरा ये कि मोदी कहां है भाई। और आज पाठशाला में आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर निचले स्तर पर जाने का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और मोदी कहां है और क्या कर रहे हैं। आज आपको विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज संसद में कौन सा खतरनाक काम कर दिया और मोदी कल कौन सा धमाका करने वाले हैं। लेकिन मोदी के धमाके की खबर से पहले आपको जरा विपक्ष का हाल दिखा देता हूं। देखिए विपक्ष के 4 यार, हंगामा, प्रदर्शन, झूठ और भ्रम की भरमार, यही इनका हाल दिख रहा है। और आज भी कुछ बहुत अलग नहीं हुआ है, लेकिन आज बात देश के लिए जो घातक हो सकती है उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी चली गई बॉस। कांग्रेस की उस खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करूं उससे पहले देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन का आज भी 2 दिन पुराना राग चलता रहा। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ वाले हिसाब पर चलते हुए आधे ये भ्रम फैलाने में आज भी लगे रहे कि बिहार और आंध्र के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला, और आधे ये भ्रम फैलाते रहे कि बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं।
जबकि हमने कल ही आपको विस्तार से पाठशाला में एक एक राज्य को मिले पैसे का पूरा हिसाब बता दिया था। लेकिन विपक्ष को बजट के विरोध के लिए कुछ खास पॉइंट मिल नहीं रहा, तो वही भ्रम फैलाओ, वोट कमाओ वाली पॉलिटिक्स पर फोकस किए हुए भाई लोग। सबसे पहले देखिए कि पटना पहुंचे लालू यादव ने आज कह दिया कि बिहार को तो कुछ मिलवे नहीं किया है। मतलब उनके साथी कह रहे हैं यहां दिल्ली में कि बिहार को सब दे दिया, लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया। सुनिए लालू यादव। बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झुनझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, बिहार को कुछ नहीं मिला है, ये झुंझुना बजट है वगैरह वगैरह। बिहार को सब मिला और बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडी गठबंधन इस खिचड़ी पॉलिटिक्स को लगातार पकाए जा रहा है, लेकिन उसकी इस पॉलिटिक्स का मजाक तक बनने लग गया। आज लोकसभा में फिर बिहार की बात उठी तो ठहाके लग गए। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सरकार से सवाल पूछा। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि पप्पू जी बैठ जाइए, वरना ये लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सुनिए एक बार। क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहां विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। क्या ही मजाक बनाकर छोड़ दिया है बॉस इंडिया अलायंस। ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दिया। अब इसी का एक और हिसाब देखिए। बजट पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा। बिहार को सब दे दिया वाली आधे उधर जाओ वाले में ये भी है। तो राघव चड्ढा ने टैक्स की बात की और कहा कि मोदी सरकार जनता पर इंग्लैंड की तरह टैक्स लगाती है और सुविधाएं सोमालिया की तरह देती है। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने की बातें करने वाले केजरीवाल जी कैसे दिल्ली वालों को मंगल ग्रह वाली सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। राघव चड्ढा भी विदेश होकर आए, लेकिन उनको यह पता है कि सोमालिया में कौन सी सुविधाएं मिल रही। सोमालिया तो गए नहीं थे। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिस आंख का इलाज कराने गए थे वो तो यहीं 2 मिनट में हो जाता है। एक बार ट्राई तो करते सर, तब तो पता चलता यहां एम्स कितनी काबिल संस्था है, यहां कैसे कैसे डॉक्टर बड़े भरे बैठे हैं, भरे हुए हैं। राघव चड्ढा की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और उनकी सरकार कैसे जनता को इंग्लैंड जैसी सुविधाएं दे रही है उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। यह दिल्ली में यमुना नदी का हाल है। हर साल की तरह इस साल भी यमुना की सतह पर जहरीली झाग दिख रही है और साल 2021 में अरविंद केजरीवाल ने इसी यमुना नदी को लेकर वादा किया था कि वो फरवरी 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे। खैर वादा तो वो कब से कर रहे हैं, लेकिन 2021 वाला आपको याद दिला रहा हूं। तो ये झागदार यमुना, ये होता है स्टैंडर्ड। मोदी जी कहां दे पा रहे हैं ये सब? ये तो आम आदमी पार्टी की बात हुई, लेकिन कांग्रेस तो अलग ही लेवल की खतरनाक पॉलिटिक्स करने लग गई। उस पर आऊं उससे पहले जल्दी से ये समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस ये सब मिला कुछ नहीं मिला, सब मिला कुछ नहीं मिला वाली खिचड़ी पॉलिटिक्स कर क्यों रहा है? दरअसल इनको माहौल ये बनाना है कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए। मोदी अब पहले वाले मोदी नहीं रहे और ये सरकार एक कमजोर सरकार है जो कि किसी भी दिन गिर जाएगी। इस बार तो बजट के जरिए बच गई, लेकिन ज्यादा दिन ये सरकार चलेगी नहीं। ये कमजोर सरकार है, मोदी कमजोर प्रधानमंत्री। इनको ये नैरेटिव सेट करना है। इस चक्कर में कह रहे हैं कि ये तो सरकार बचाने वाला बजट है। फिर उधर जाके अपने राज्य में कैसे बोलेंगे कि सरकार बचाने के नाम पे सब दे दिए, तो वहां जाके कहते हैं कि कुछ नहीं दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर बताने वाले लोग, कमजोर सरकार कैसी होती है, कमजोर प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर भूल गए हैं तो आज हम उनको पाठशाला में याद दिलाते हैं। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सिंह इज किंग जैसे टैग दिए गए। हालांकि उनका यह जलवा कुछ दिन में ही फीका पड़ गया, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए उन्हें गठबंधन के साथियों के आगे सरेंडर करना पड़ा। ऐसे कई मौके आए जब मनमोहन सिंह को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डालना पड़ा, बड़े फैसलों को रोल बैक तक करना पड़ा। जैसे मनमोहन सिंह डीएमके नेता टीआर बालू और ए राजा को फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे।
लेकिन गठबंधन के साथ ही डीएमके के प्रेशर में वो कुछ नहीं कर पाए। इस तरह मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी बचाई। इसको कहते हैं कमजोर सरकार बॉस। इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये चाहते थे कि टेलीकॉम, इंश्योरेंस और सिविल एविएशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दी जाए, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह रिटेल सेक्टर में भी एफडीआई लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह के फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जॉब जनरेट होगी। सरकार के सहयोगी ने इस फैसले का भी विरोध कर दिया। ऐसा दिखता है कमजोर प्रधानमंत्री। एफडीआई से जुड़े दोनों फैसलों पर मनमोहन सिंह को बैकफुट पर आना पड़ा था। ये होते हैं कमजोर सरकार के लक्षण बॉस। लेकिन मोदी ना तो स्पीकर के मामले पे झुके, ना कैबिनेट में किसको जगह देंगे नहीं देंगे इस मामले पे झुके, और ना बजट बनाने के मामले पे। लेकिन कांग्रेस बाहर से कुछ भी बोले, उसे भी अंदर अंदर पता है कि मोदी सरकार कमजोर पड़ नहीं रही और राहुल गांधी के पीएम बनने का स्कोप दिख नहीं रहा है। इसलिए झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स से भी आगे चली गई आज कांग्रेस, उस लेवल पर जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने खालिस्तानी अमृतपाल का खुल के समर्थन कर दिया बॉस। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम रह चुके हैं, पंजाब के हालात के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए अमृतपाल की गिरफ्तारी और एनएसए लगाने का विरोध करने लगे। चन्नी ने कह दिया कि अमृतपाल को एनएसए लगाकर जेल में बंद रखना इमरजेंसी से कम नहीं है। एक खालिस्तानी का समर्थन संसद में खड़े होकर कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। सुनिए चन्नी को, फिर बताऊंगा कि क्या चन्नी के बयान को इंडी गठबंधन ने मौन समर्थन दे दिया है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। खालिस्तानी विचारधारा वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी और जेल में रहने से चन्नी को तकलीफ हो रही है। चन्नी कह रहे हैं कि अमृतपाल के फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है। चन्नी अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज संसद में नहीं रख पा रहा है। अमृतपाल को भारत के कानून के तहत जेल भेजा गया है। उस पर जो एक्शन हो रहा है वो कानून और संविधान के दायरे में हो रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं और अब चन्नी के बयान पर खामोश हैं। संविधान और देश के कानून की फिक्र किसी को नहीं है। अब जब अमृतपाल के समर्थन में चन्नी बोल रहे थे, उस समय राहुल गांधी सदन में मौजूद थे। आप देखिए कि अमृतपाल का समर्थन करने वाले बयान पर राहुल गांधी खामोश, मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश, प्रियंका वाड्रा ने चुप्पी साध ली, केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, ममता बनर्जी भी खामोश हैं, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। संविधान बचाने की बात करने वाले ये सारे लोग खालिस्तानी अमृतपाल का समर्थन करने वाले अपने नेता के बयान पर चुप क्यों हैं? इस चुप्पी को क्या इंडी गठबंधन की सहमति माना जाए? सवाल उठ रहा है कि क्या इंडी गठबंधन भी खालिस्तानी अमृतपाल के साथ खड़ा है? और जब कांग्रेस पर सवाल खड़े होने शुरू हुए, तब जाकर कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। कांग्रेस ने पूर्व सीएम चन्नी के अमृतपाल वाले बयान पर करीब 7 घंटे बाद जाकर चुप्पी तोड़ी। जयराम रमेश ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह चन्नी का निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसे निजी बयान बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच क्यों रही है? क्यों वो चरणजीत चन्नी पर एक्शन नहीं लेती? निजी बयान है तो उन पर एक्शन लो, कहो कि ये पार्टी का एक्शन है, पार्टी की ये सोच नहीं है, हम चरणजीत सिंह चन्नी पर एक्शन लेंगे। बस बहुत अच्छा हिसाब है कि ये तो इनका अपना पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला है तो वहीं पे क्यों नहीं टोके उनको? कांग्रेस के सांसदों ने क्यों नहीं कहा? 7 घंटे लग गए समझ में आने में कि चन्नी ने क्या कह दिया है। कांग्रेस का यही गजब हिसाब है। ऐसे ही कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के केस में किया था। पहले उनके विवादित बयान से किनारा कर लिया, फिर अपनी सुविधा अनुसार पार्टी से निकाल दिया और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया और पुराना पद भी दे दिया। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बॉस। कानून के बारे में जानकारी भी चन्नी को होगी। उसके बाद भी अमृतपाल की हिमायत कर रहे हैं। आप देखिए कि अमृतपाल पर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अमृतपाल पर कुल 12 आपराधिक केस दर्ज है। आतंकी संगठनों के साथ लिंक का आरोप है, पाकिस्तानी आईएसआई से संबंध का आरोप है, अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप है,
समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है, हत्या की कोशिश का भी आरोप है, खतरनाक हथियारों के साथ दंगे का आरोप है, किडनैपिंग और जबरन वसूली जैसे आरोप लगे हुए हैं। ऐसे आदमी के सपोर्ट में कांग्रेस और उसके सांसद खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और कह दिया जा रहा है कि यह चन्नी का निजी बयान है। 7 घंटे बाद उनको समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि भाई इस अमृतपाल को भी 20 लाख लोगों ने वोट किया है, तो 20 लाख लोग वोट कर देंगे तो अमृतपाल जो है वो महान हो जाएगा क्या? और जिनको नरेंद्र मोदी को आप कहते हो कि वो तानाशाह हैं, उनको जो करोड़ों लोगों ने वोट किया वो नहीं दिखता है। लोकसभा में आज चन्नी ने सिर्फ अमृतपाल का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि चन्नी पर किसानों के मुद्दे पर गलत बयानी का भी आरोप लगा। चरणजीत सिंह चन्नी बजट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन पहले अमृतपाल और फिर किसानों का मुद्दा ले आए। चन्नी ने कहा कि किसानों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन से उम्मीदें हैं और इंडी गठबंधन किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। चन्नी ने किसान आंदोलन की बात करते हुए कहा कि उस दौरान 4 किसानों को एनएसए लगाकर अंदर कर दिया गया। सुनिए चन्नी को, फिर बताऊंगा कि कैसे चन्नी के इस बयान पर जोरदार हंगामा हो गया। कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। मैं बताता हूं, 4 एनएसए लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर जो बात कही उस पर संसद में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चन्नी के बयान का विरोध किया। कहा कि चन्नी संसद में गलत बयानी कर रहे हैं, संसद को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। किरण रिजिजू और पीयूष गोयल ने कहा कि चन्नी अपनी बात को साबित करें, नहीं तो उन पर प्रिविलेज के तहत एक्शन लिया जाए। सुनिए एक बार कि संसद में क्या हुआ, फिर कांग्रेस के किसान प्रेम की सच्चाई भी आपको दिखा देता हूं आज। मैं आपसे स्पीकर साहब वो बात को ऑथेंटिकेट करे तो गलत एनएसए लगाए ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है। ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। मोदी सरकार के दौरान एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद होने के बावजूद राहुल गांधी और उनकी पार्टी किसानों का मुद्दा उठाते हैं। खुद 60 साल राज करके भी एमएसपी पर लीगल गारंटी न देने वाले लोग अब एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात करते हैं। राहुल गांधी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चन्नी के बयान पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोलते। खुद के राज्यों में ये काम न करने वाले लोग, जो लोग एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, कानूनी गारंटी, वो एमएसपी पर भ्रम फैलाते हैं। लेकिन खुद किसानों के साथ क्या करते हैं ये भी देखिए। कांग्रेस के किसान प्रेम की सच्चाई कर्नाटक के राजस्व विभाग की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने रख दी। कर्नाटक में 15 महीने में 1182 किसानों ने आत्महत्या की। कर्ज, सूखे और फसल के नुकसान की वजह से किसानों ने आत्महत्या की। बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक के 27 जिलों में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए। 21 जिलों में तो 30 या उससे ज्यादा किसान आत्महत्या के मामले सामने आए। यह है कर्नाटक का हाल, जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस पर कोई हल्ला हंगामा नहीं होता। कांग्रेस तो खामोश है ही, इंडी गठबंधन की पार्टियां भी इस पर कुछ नहीं बोलती। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए, लेकिन कर्नाटक के मंत्री जो बोल रहे हैं वो तो और हैरान करता है। जैसे सितंबर 2023 में कर्नाटक सरकार में मंत्री शिवानंद पाटिल ने कह दिया था कि सरकार ने मृतकों के परिवार को मिलने वाला मुआवजा 5 लाख बढ़ाया तो किसान आत्महत्या की संख्या बढ़ गई। सितंबर 2023 में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि जो अपने स्वयं के कारणों से आत्महत्या करते हैं उन्हें किसान नहीं कहा जा सकता। यह विचार और सोच है कांग्रेस की किसानों को लेकर। और अगर यही बात यूपी, मध्य प्रदेश या किसी भी बीजेपी शासित राज्य का कोई मंत्री, सीएम छोड़िए बॉस, बीजेपी का कोई चुन्नू सा नेता भी कह देगा ना, तो इंडिया अलायंस आसमान सिर पर उठा देगा। लेकिन मामला कांग्रेस और कर्नाटक से जुड़ा है तो सब शांत है, कोई हल्ला या हंगामा नहीं।
कर्नाटक में किसान आत्महत्या करे तो बाकी इंडी वाले मत बोलो, बंगाल में संदेश खाली हो जाए तो इधर कोई मत बोलो, यूपी में कुछ हो जाए तो सब छाती पीट लो। बॉस, मैं आपको पहले कह चुका हूं, इस देश के लोगों और आम आदमी की समस्याओं से इनका तभी वास्ता है जब उसमें कोई पॉलिटिकल फायदा है। संसद में आज चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से भी उलझ पड़े। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन मरे जब बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी। चन्नी का बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा जवाब दिया कि चन्नी की बोलती बंद कर दी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जो जवाब दिया उससे चन्नी की बोलती ही बंद हो गई। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिट्टू ने कहा कि उनके दादा सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। चन्नी पर आरोप लगाते हुए बिट्टू ने कहा कि चन्नी पंजाब के सबसे अमीर और सबसे करप्ट नेता। चन्नी पर पहले से कई आरोप लगे हैं। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू का जवाब। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। अब एक और मजेदार बात देखिए, संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एकजुट दिखने का प्रयास करने वाला इंडी अलायंस अंदर से कितना खोखला है, यह बार बार बात सामने आ रही। इंडी अलायंस में फटा पोस्टर निकला हीरो की लड़ाई चालू हो चुकी है। बॉस, हमने कल ही आपसे कहा था कि अखिलेश यादव राहुल होने से असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। उन्हें लगता है कि इंडी के हीरो वो हैं। बॉस, यूपी में तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन यहां तो एक और हीरो की एंट्री हो गई। फटा पोस्टर निकला हीरो, और ये हीरो हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कल से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा में दिए बयान की चर्चा करते नहीं थक रहे। अभिषेक बनर्जी को जमकर चमकाया जा रहा है कि भैया गजब कह दिया, गजब बोल दिया, यही तो हैं और कौन। यानी हारे हुए इंडी गठबंधन में एक और हीरो की एंट्री हो गई। राहुल गांधी को हीरो बना ही रहा है पूरा इकोसिस्टम। अखिलेश यादव अलग से क्या क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको कल बताया ही था। और ये दोनों काफी नहीं थे, अब अभिषेक बनर्जी आ गए। एक बार सुनिए कल अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में ऐसा क्या ही कहा जिसे लेकर टीएमसी गदगद है, फिर बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई क्यों। सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। देयर स्लोगन वाज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। अब यही जो उनका अंदाज था, इसको लेके टीएमसी वाले गजब है कह रहे हैं। हर नेता कह रहा है कि भैया कोई बोला है तो वो अभिषेक बनर्जी बोले, वरना तो सब पानी लेने गए थे। इंडी गठबंधन के क्रेडिट वॉर में टीएमसी भी इसलिए कूद पड़ी क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से कम होकर 12 सीटों पर आ गई। अब हो सकता है कि टीएमसी को यही लग रहा हो कि इंडी गठबंधन में वही ऐसी पार्टी है जिसने अकेले दम पर बीजेपी को हिला डाला, लेकिन सारा क्रेडिट तो राहुल गांधी लूट रहे हैं, अखिलेश यादव थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो भैया टीएमसी के नेता क्यों पीछे रहे, अभिषेक बनर्जी क्यों पीछे रहे?
इसलिए अब टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को उनकी इमेज को चमकाया जा रहा है। नए हीरो की एंट्री हुई है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। बजट भाषण में अन्य रोल मॉडल बनकर जिस तरह से हमारे अपने बंगाल के अभिषेक बनर्जी सामने आए उभर कर, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने अपनी तकरीर रखी, वो रोल मॉडल बनकर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था कि लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का, चाहे विभाजन की हरकतों का जिस तरह से उसने ब्यौरा दिया है, जिस तरह बताया है, तो इसलिए लगता है अभिषेक बनर्जी की बातों से भी घबरा कर अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं लोगों को सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से। अब बीजेपी वाले तो सीखेंगे नहीं। इंडिया अलायंस में किसको सीखना चाहिए? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, किसको सीखना चाहिए? इंडी गठबंधन में टकराव की हालत यह हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस यूपी में उनकी वजह से जीती है, और अब बातों बातों में यह कह दिया कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से इंडी गठबंधन पिछड़ गया। अब बताइए, एक जमाने में कांग्रेस ही रहे, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इंडी अलायंस का तो ढांचा ही नहीं बन पाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां जहां सामने सामने लड़ी नरेंद्र मोदी से खत्म हो गई बॉस। और यहां कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 99 राहुल गांधी तो गजब कर दिए। अब इंडी वाले ही कह रहे हैं कि क्या गजब, जो जीते हमारे कंधे पे जीते, जहां कंधा से उतार दिए अपने, बोले जाओ लड़ो अपना देखो, वहां तो मोदी जी पटक दिए इन लोगों को। तो यानी अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल, शत्रुघ्न सिन्हा सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि आवाज नीचे। उन लोगों ने आपसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। इकोसिस्टम राहुल राहुल चिल्लाएगा, लेकिन ये लोग राहुल गांधी के पीछे लगकर चलने वाले पिछलग्गू नहीं बनने वाले हैं। अखिलेश यादव सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि मैंने यूपी में जीता है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को आगे करके साफ साफ संकेत दे रही हैं कि भैया सिर्फ वन मैन एजेंडा नहीं चलेगा कि राहुल गांधी आगे आगे चलेंगे, बाकी पीछे चलेंगे। इंडी अलायंस के अंदर जो धमाके हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे। लेकिन अब बताता हूं उस धमाके के बारे में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं और वो कल कौन सा धमाका करने वाले हैं। दरअसल कल करगिल विजय दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी कल करगिल जाने वाले हैं और वहां पर करगिल युद्ध स्मारक पर जाकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी शिंकुनला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करने वाले हैं। इस धमाके के बाद परियोजना पर काम आगे बढ़ जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअली बटन दबाकर शिंकुनला परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। यह विस्फोट पत्थर हटाने और पहाड़ों को काटने के लिए किया जाता है। शिंकुनला सुरंग परियोजना में 4 किलोमीटर दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए नीमू पदूम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। पूरी तरह बन जाने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। यानी इंडिया अलायंस खिचड़ी पकाने में व्यस्त है कि बिहार को सब मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को सब मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडिया अलायंस एक दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है कि कांग्रेस तो ऐसे ही हमारे कंधे पे जीती। ये हीरो नहीं, हम हीरो। नरेंद्र मोदी अभी भी देश के लिए लगे हुए हैं, देश के काम में लगे हुए हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। कोर्ट ने केजरीवाल को फिर जेल भेजा। पीएम मोदी ने नया गिफ्ट कैसे दे दिया? मोदी का वो काम जिसने केजरीवाल एंड टीम के होश उड़ा दिए। अब इसका चल। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडी गठबंधन ने भ्रम की राजनीति, नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अब इंडी गठबंधन को लग रहा है कि ये तो हिट फॉर्मूला है, इससे तो आगे जारी रखा जा सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की भ्रम की राजनीति का एक नया एजेंडा बन गए। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले कई दिनों से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, जबकि खुद तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल की सेहत को लेकर लग रहे आरोपों की सच्चाई बता चुका है और वजन घटने के आरोपों की हकीकत बता चुका है, जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में विस्तार से बताया था। लेकिन अब इंडी गठबंधन केजरीवाल की सेहत को लेकर बनाए जा रहे आम आदमी पार्टी के नैरेटिव में शामिल हो गया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन केजरीवाल की सेहत से हो रहे खिलवाड़ को लेकर बड़ी रैली करने वाला।
इंडी गठबंधन की इस रैली पर दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बीजेपी ने इंडी गठबंधन के इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 34 बार 50 तक पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता था और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि जितना लंबा समय लगेगा केस फाइल करने में, बेल के लिए एप्लीकेशन डालने में, जितना लंबा समय वो उनको तिहाड़ में रख के प्रताड़ित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कोई परमानेंट डैमेज हो जाए और इसीलिए इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टीज अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी है और अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी में जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है उस पर मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। अब इंडिया अलायंस प्रोटेस्ट कैसे करेगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शीला दीक्षित के लड़के जो हैं वो तो खुद ही कह रहे थे कि केजरीवाल की सेहत पर नाटक नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, संदीप दीक्षित। खैर, बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है और अगर वहां केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है तो सवाल उठता है कि कहीं उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। मनोज तिवारी को सुनिए, फिर आपको तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके के बारे में बताऊं। अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य जिस जगह पे गिर रहा है वो भी जगह अरविंद केजरीवाल जी के शासन में, जिस जेल में वो बंद है अपने कर्मों से बंद है। मगर वो जेल का मंत्री कौन है? तो उन्हीं की आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के जेल मंत्री हैं। अब अगर उन्हीं के अपने ही जेल में उनका स्वास्थ्य गिर रहा है तो ये चिंता का विषय है कि क्या उनकी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ कोई साजिश कर रहे हैं। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही, इसका सवाल उठा रही है। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर माहौल बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े केस में बड़ा झटका लगा है। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा बीआरएस नेता के कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जुड़े केस में केजरीवाल की कस्टडी 31 जुलाई तक बढ़ा दी। असल में ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक इस मामले में बेल बॉन्ड ही नहीं भरा गया है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी। अरविंद केजरीवाल के साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी। लेकिन शराब घोटाले से जुड़े केस में बीआरएस नेता के कविता को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल के कविता को लेकर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सीबीआई का दावा है कि के कविता ने न केवल दिल्ली शराब घोटाले में रकम हासिल की, बल्कि उन्होंने साल 2021-22 में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए कथित पैसों को गोवा भेजने में भी भूमिका निभाई। आरोप है कि इसी रकम का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि के कविता के सहयोगी अभिषेक बोयनपल्ली और पीए अशोक कौशिक हवाला के जरिए गोवा तक पैसे ट्रांसफर करने में शामिल थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने शराब घोटाले में मनी ट्रेल के सबूत मिलने का दावा किया है, जिसमें साउथ ग्रुप को हुए प्रॉफिट का जिक्र किया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपी बोयनपल्ली की कंपनी ने एक कर्मचारी अरविंद कुमार सिंह ने 7 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए एक मीडिएटर का काम किया और यह रकम गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज कर रहे चरणप्रीत तक पहुंचाई गई। आगे सीबीआई ने कहा कि वो हवाला ऑपरेटर देवांग सोलंकी के बयान, उसके मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, अरविंद कुमार सिंह के बैंक खातों की डिटेल और व्हाट्सएप चैट के जरिए रुपए के ट्रांसफर को साबित कर देगी। यानी सीबीआई कॉन्फिडेंट है कि वो सब साबित कर देगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किए गए इन दावों पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल जज ने कहा कि मामले में केस की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ऐसे में अगर मनी ट्रेल साबित हो जाता है तो के कविता ही नहीं बल्कि शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल का भी जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी है और सीबीआई की तरफ से ये दलीलें हाईकोर्ट में भी रखी जा सकती है।
लगता है आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ से बाहर आना मुश्किल है। सेहत बिगड़ने और वजन कम होने के आरोप पर भी खुद दिल्ली के एलजी कह चुके हैं कि केजरीवाल डाइट ही फॉलो नहीं कर रहे, जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर संसद तक माहौल बनाने में लगी है। आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने की कोशिश की। सुनिए वो क्या डिमांड कर रहे हैं। जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ, मानवर, मैं जेल के बजट पे 1 सेकंड 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि जेल का बजट बढ़ाइए, जेल में और सुविधाएं दीजिए, बहुत लोग अभी जाने वाले हैं जेल। आम आदमी पार्टी भले ही अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं को जेल भेजे जाने के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन पीएम मोदी कई बार साफ कह चुके कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जांच एजेंसियों को करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट मिली रहेगी। और आप खुद देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कानून के तहत एक्शन हो रहा है। जैसे कि आज दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को मान लिया कि जेल में उन्हें वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकों की मंजूरी दी जाए। हालांकि केजरीवाल की सेहत के खिलवाड़ का आरोप आम आदमी पार्टी का इकलौता नैरेटिव नहीं है। इसी तरह का एक और नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने लिए दफ्तर अलॉट करने के मामले में भी फैलाया। कहा गया कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को सड़क पर लाने की कोशिश कर रही है। असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक अपने मौजूदा ऑफिस को खाली करना था, जो आईटीओ के पास राउज एवेन्यू में। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार उसे लुटियंस जोन से बाहर जमीन देना चाहती है, जबकि दूसरी नेशनल पार्टीज को लुटियंस दिल्ली में दफ्तर बनाने के लिए जमीन दी गई है। लेकिन लुटियंस दिल्ली मतलब दिल्ली का प्राइम इलाका, जो अंग्रेजों के जमाने से बहुत खास माना जाता है। लेकिन आज मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए बंगला अलॉट कर दिया, वो भी लुटियंस दिल्ली में। वहां केजरीवाल जेल में है, यहां मोदी सरकार ने गिफ्ट दे दिया कि लो लुटियंस दिल्ली में दफ्तर ले लो। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए जो नया बंगला अलॉट किया गया है वो मौजूदा दफ्तर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आम आदमी पार्टी का नया दफ्तर इंडिया गेट के पास कॉपरनिकस मार्ग पर मौजूद रविशंकर शुक्ला लेन का बंगला नंबर 1 है। असल में इससे पहले इस बंगले में एनसीपी का ऑफिस था, लेकिन पिछले साल पार्टी में टूट होने के बाद यह दफ्तर खाली करवा लिया गया था। आम आदमी पार्टी को अलॉट किए गए नए बंगले से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा केंद्र सरकार के फैसले पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन, अब यह होगा आम आदमी पार्टी का नया पता। और तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी पते की, जिस पर थोड़े दिन बाद आम आदमी पार्टी का दफ्तर बन सकता है। उसकी वजह यह कि अभी तक आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर था वो 206 राउज एवेन्यू में था। केंद्र सरकार की तरफ से अब ये घर, ये बंगला आम आदमी पार्टी के दफ्तर के तौर पर अलॉट किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां आएगी या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो पहले देखेंगे जाकर कि क्या उनकी पार्टी इस बंगले में शिफ्ट हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इसमें 6 कमरे बने हुए हैं। अभी जहां आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यानी कि 206 राउज एवेन्यू, वो जगह थोड़ी बड़ी है। अब संजय सिंह के लॉजिक से चलिए तो अगर सारे नेता जेल ही जाने वाले हैं तो बड़े दफ्तर का करेंगे क्या? खैर, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस मामले में अब भी राजनीति करने से नहीं चूके। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने उनकी पार्टी को सड़क पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और कोर्ट के दखल के बाद उन्हें दफ्तर के लिए जगह अलॉट हुई। सुनिए एक बार इनको भी। आज हम नेशनल पार्टी हैं, हम एक और दफ्तर के लिए क्वालिफाई करते हैं नेशनल पार्टी होने के नाते, वो भी नहीं दिया जा रहा था।
और कोशिश ये की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को उसके दफ्तर से निकाल के सड़क पे ला दिया जाए, पार्टी को कुचल के ख़त्म किया जाए। ये तो एक बहुत सामान्य शिष्टाचार है राजनीति के अंदर। इतनी शुचिता तो चाहिए थी कि आप एक पार्टी को उसका ऑफिस एलोकेट कर दें। उसके लिए भी अगर हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सब कुछ इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण होते हुए भी लुटियंस दिल्ली में दफ्तर मिल रहा है, उसमें भी खुश नहीं है। खैर, इन पर जो आफत आई हुई है, नेता जेल जा रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। देश में एक दूसरी आफत आई। पाठशाला में बात आसमानी आफत की, बादल फाड़ तबाही की वो तस्वीरें जो देश ने अब तक नहीं देखी। मुंबई, पुणे, सूरत, केदारनाथ, ऐसी तबाही बॉस जो रुकी नहीं रही है। देखिए एक बार। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन मॉनसून की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस मॉनसून जहां जहां बारिश हो रही है, समझ लीजिए तबाही एकदम तय है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं, रौद्र रूप पर लेकर मैदानी इलाकों में घुस गई हैं। वैसे तो आधे हिंदुस्तान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ, लेकिन जाता हुआ मॉनसून सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में बरस रहा है। अलग अलग शहरों से आई बर्बादी की तस्वीरें देखेंगे तो हिल जाएंगे। पहले वो तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको दिखाऊंगा जहां आफत आई है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है। अरे भाई 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 भाई, गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट देखने से पहले पहाड़ों की वो तस्वीर देखिए जो खौफ पैदा कर रही है। चंद सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा कैसे दरकता हुआ नीचे आ गया, इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लैंडस्लाइड में पहाड़ के साथ बड़े बड़े पेड़ भी जमींदोज हो गए। तस्वीर देखिए जरा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की यह तस्वीर है, जहां प्रशासन की टीम को लैंडस्लाइड का अंदेशा पहले से ही हो गया था, इसलिए दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया, जिस वजह से लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया। हालांकि इतने हेवी लैंडस्लाइड के बाद इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। जरा एक बार फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाइए। और वो आ गया भाई, अरे भाई 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 भाई, ऐसे मौसम में पहाड़ों पर जाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हर साल मानसून में पहाड़ों का यही हाल होता है। केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोक देनी पड़ी, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह तस्वीर देखिए केदारनाथ के हाईवे की। हिमाचल प्रदेश से आई तबाही की तस्वीरें भी दिखाता हूं। कुल्लू इलाके में बादल फटने के कुछ देर बाद का यह हाल बताया जा रहा है, कैसे पहाड़ों से मलबा नीचे आ रहा। आप देखिए, बादल फट गया वहां भाई। बादल फटने के बाद अचानक इतना पानी आ गया कि धुंधी से पलचान तक बाढ़ आ गई। पलचान में बना पुल भी मलबे की चपेट में आ गया और उसका एक हिस्सा मलबे के साथ बह गया। दूर दूर तक पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर बिखरे हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में 3 घर भी बह गए। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं। अब मनाली की तस्वीर देखिए। बादल फटने के बाद इलाके में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अंजनी महादेव नाले में सैलाब आ गया। आप देखिए ना क्या हाल है, पूरी सड़क खा गई भाई नदी। बड़े बड़े पत्थर बह गए, मनाली ले नेशनल हाईवे पर आ गए ये सब, और पत्थरों के सैलाब में हाईवे का बड़ा हिस्सा जो है वो भी बह गया। ये देखिए आधा हो गया हाईवे भाई। ऐसा रौद्र रूप दिख रहा है, और ये रौद्र रूप इसलिए है क्योंकि वहां बादल फट गया। इसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। हिमाचल के ही चंबा की तस्वीर आपको दिखाता हूं। खूबसूरती के लिए मशहूर चंबा में पहाड़ से जब झरना ओवरफ्लो होने लगा तो सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गई। लगातार बारिश के बाद झरने का पानी बड़े बड़े बोल्डरों के साथ सड़क पर आने लगा, जिसके बाद घंटों तक दोनों तरफ का ट्रैफिक यूं ही रुका रहा। कहा जा रहा है कि इस बार हिमाचल में कम बारिश हुई है। सोचिए, कम बारिश में पहाड़ों का यह हाल है। अगर यहां मानसून ने रफ्तार पकड़ ली होती तो भैया क्या ही हुआ हो। मानसून में पहाड़ों पर अलग दिक्कतें हैं, लेकिन इस बार गुजरात में मानसून ने जो आफत मचाई है बॉस, उसका अंदाजा तो शायद मौसम विभाग को भी नहीं था। ये गुजरात का हाल देखिए।
भारी बारिश के चलते सूरत शहर का सूरत हाल ही बिगड़ गया। लगभग सभी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके चलते नदियां ओवरफ्लो हो गई। पानी शहर में घुस गया। सूरत में बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दुकानों और घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर नाव चल रही है। सूरत से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सूरत का मीठी खाड़ी लिंबायत इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, और हालात ये हैं कि गलियों में नाव के अलावा कोई और उपाय नहीं है कि आप यहां पर आ सकते हैं। आप जरा तस्वीर दिखाइए, इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। देखिए, जो लोग हैं वो अपने घर से निकल रहे हैं क्योंकि उनके घर में पानी ने घर कर लिया है। लोग सही ठिकाना ढूंढ रहे हैं, ऐसा ठिकाना जहां कम से कम वो अभी कुछ दिनों के लिए आश्रय ले सकें। और आप ऊपर देखेंगे, जो ऊपरी मंजिल है वहां पर लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे, पीछे की तरफ जरा एक बार पीयूष अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। हम इस वक्त बोट में सवार हैं और हम गलियों से गुजर रहे हैं। ये कोई नदी नहीं है, बल्कि यहाँ की जो नदी है, खाड़ी नदी, उस नदी ने इस पूरे इलाके को एक पूरा नदी का रूप दे दिया है, क्योंकि वो नदी पूरी तरीके से ओवरफ्लो है और उसका पानी अब रिहायशी इलाके में घुस चुका है। सिर्फ शहर ही नहीं, दूर दराज के गांव में भी प्रशासन की टीम एक्टिव है। तस्वीरें सूरत के ही बाडोली गांव की दिखाता हूं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद कुछ लोग फंस गए। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और न सिर्फ गांव वालों को बचाया, बल्कि जरूरी सामान के साथ उनकी गायों को भी सुरक्षित निकाला गया। एसडीआरएफ की ऐसी कई रेस्क्यू टीमें हैं जो इस आफत की घड़ी में 24 घंटे काम कर रही हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों के लिए जरूरी इंतजाम करने शुरू किए। गुजरात का पोरबंदर जिला इस बार बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह जिला मानसून का ट्रिपल अटैक झेल रहा है। पोरबंदर में बाकी जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश तो हो ही रही है। पहाड़ों से आ रहा सैलाब भी शहर को डुबोने पर जैसे लग रहा आमादा है। पोरबंदर का बड़ा इलाका खाड़ी की नदियों के डेल्टा में आता है, और ऐसे में जब नदियां उफान मारती हैं तो डेल्टा का यह इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। खेती बाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फसलों का नामो निशान ही मिट गया लग रहा है। कई किसानों के जानवर सैलाब में समा गए, जबकि रोजमर्रा का सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। लोगों की मुसीबत इसलिए कम नहीं होने वाली क्योंकि मौसम विभाग ने पोरबंदर में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र की बारिश की सबसे ज्यादा मार जहां पड़ी है वो जगह दिखाता हूं। रायगढ़ से आई ये तस्वीरें देखिए। शिवथर इलाके में 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल देखते देखते सैलाब में बह गया। वो तो गनीमत रही कि पुल के बहने से पहले दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में 2 दिनों से जारी बारिश के बाद हालात चिंताजनक। सिंगड़ रोड और नदी से लगे हुए इलाकों में बाढ़ आने के बाद करीब 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सिर्फ निचले इलाके ही नहीं, बल्कि कई हाउसिंग सोसाइटीज और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी करनी पड़ी है। जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। यह पुणे का हाल बता रहा हूं। लोगों को एहतियातन घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। पुणे में हालात यह हैं कि शहर के कई जगहों पर नाव चल रही है। भाई आप देखिए, एक महिला ने प्रशासन की अपील को अनदेखा किया तो वो मुसीबत में फंस गई। अंडरपास के नीचे पहुंचते ही गाड़ी पानी में कागज की तरह बहने लगी। गनीमत रही कि जहां कार डूबी वहां पानी ज्यादा नहीं था और महिला की जान बच गई। ओंकारेश्वर मंदिर का हाल भी देखिए, जहां रोज भक्तों की भीड़ लगती थी, जहां कदम रखने की जगह नहीं होती थी, वहां अब पानी का कब्जा है। मंदिर में बाढ़ का पानी घुसने के बाद दर्शन पर रोक लगानी पड़ी। पुणे के लोगों को सबसे बड़ा आसरा रेस्क्यू टीम का है। जब एक घर में कुछ बच्चे और महिलाएं फंस गए तो एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर पहुंची और बोट से सभी लोगों को, पूरे परिवार के सारे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन पुणे में हालात ज्यादा बिगड़ गए। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। सेना के जवान पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचे ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का हाल सबसे ज्यादा बेहाल। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों से पानी निकल ही नहीं पा रहा है। ट्रैफिक पर तो जैसे ब्रेक ही लग गया। समंदर में भी तेज हवाओं के साथ कई मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई की एक सड़क का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है और ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रही है। हालांकि इस बीच कुछ लोग बारिश का मजा लेते हुए भी नजर आए। मुंबई का अंधेरी सबवे पिछले करीब 5 दिनों से इसी तरह से बंद है। बीएमसी की टीम मोटर से पानी निकालती है, लेकिन बारिश के चलते सबवे खाली ही नहीं हो पा रहा। एहतियात के तौर पर पुलिस के जवानों को यहां तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अंदर फंस न जाए। आफत की बारिश के बीच राहत भरी तस्वीर भी सामने आई। मुंबई को
पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में से एक मोदक सागर लेक ओवरफ्लो हो रही। मुंबई में पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस लेक के ओवरफ्लो होने का मतलब है कि मुंबई को आने वाले कुछ दिनों तक कम से कम पीने के पानी की समस्या से तो नहीं जूझना पड़ेगा। ठाणे के भिवंडी की तस्वीर भी दिखाता हूं। भारी बारिश के बाद पूरा का पूरा बाजार यहां पर वो पानी से भर गया। सब्जी मंडी में घुटनों तक पानी भर गया। जरा वो तस्वीर भी दिखाइए। अच्छा, वो तस्वीर अभी आई नहीं, तो आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा हूं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे और आपको दिखाता हूं। ये तो बारिश का हाल है वो तो आपने देख लिया, लेकिन कई बार जो है वो आफत के साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं। अचानक 2 दिन में 4000 सस्ता कैसे हो गया है सोना? गोल्ड की कीमत और गिरेगी या चढ़ेगी? सोना खरीदने में फायदा है, बेचने में फायदा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमें लगा ये चैप्टर आपको दिखाना चाहिए। दो दिन पहले बजट आने के बाद विपक्ष के नेता इसकी बहुत आलोचना कर रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने इस बजट में जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। किसी ने कहा कि इस बजट में पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि यह बजट अडानी अंबानी को खुश करने के लिए, इसमें आम लोगों के लिए राहत की कोई खबर ही नहीं है। लेकिन इस बजट के आने के बाद गोल्ड की कीमत 4000 रुपए कम हो गई 2 दिन। बजट में सरकार के सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से 2 दिनों में गोल्ड की कीमत 4000 रुपए नीचे आ गई और चांदी की कीमत करीब 6000 रुपए तक गिर गई है। यानी जो 3 इडियट में कहते थे कि पनीर मिलेगा सोनार के यहां, इतनी तेजी से सोने की कीमत गिरेगी तो सोना ना मिलने लगे पनीर वाले के। यार वो दिन तो नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि 3 महीने बाद देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान समाज के हर वर्ग को, आप जानते हैं कि गोल्ड की खरीदारी हर वर्ग करता है, गहने जेवर बनवाता है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि इस सीजन से पहले ही मोदी सरकार ने गोल्ड पर एक बड़ा डिस्काउंट दिलवा दिया। तो खाली इनकम टैक्स में फंसे रहिएगा। ये जो मिला उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। भाई आम आदमी की पहुंच से बाहर था गोल्ड, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब जिनके घरों में शादियां हैं वो तो कहेंगे कि चलो उठाओ बैग चला जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट के आंकड़े दिखा देता हूं। 23 जुलाई को बजट भाषण शुरू होने से पहले गोल्ड और सिल्वर किस भाव पर बिक रहा था और आज किस भाव पर बिक रहा है। 23 जुलाई को बजट के दौरान 24 कैरेट वाला गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड, उसकी कीमत थी 72,609 रुपए। लेकिन अगले दिन 24 जुलाई को यह रेट गिरकर 69,194 रुपए हो गई। यानी एक दिन के अंदर ही 3,415 रुपए कीमत कम हो गई। आज यानी 25 जुलाई को यह रेट और गिरकर 68,250 रुपए हो गया। यानी 2 दिन के अंदर गोल्ड की कीमत 4,359 रुपए कम हो गई। इसी तरह चांदी के रेट किस तरह कम हुए हैं वो भी देखिए। 23 जुलाई को 1 किलो चांदी की कीमत 87,576 रुपए थी। बजट के अगले दिन 24 जुलाई को यह 84,897 रुपए हुई और 25 जुलाई को यह रेट गिरकर 81,801 रुपए हो गई। यानी 2 दिन के अंदर चांदी की कीमत 5,775 रुपए टूट चुकी है। ये दाम इसलिए गिरे हैं क्योंकि सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर सीधा 6% कर दिया। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सोना और चांदी को खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन सोना चांदी ऐसी चीज है जिसके दाम इंटरनेशनल मार्केट से भी तय होते हैं, इसलिए सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। भारत में गोल्ड और सिल्वर की रेट घटने से भले ही अभी आम लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस फैसले से सरकार को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि सोने चांदी के दाम गिराकर सरकार ने अपने खजाने पर बहुत बोझ बढ़ा लिया। जो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या मिला, आप देखिए कितना अपना सरकारी खजाना खाली करके लोगों को दिया गया है। बजट आने के बाद आम लोगों में गोल्ड की खरीद 20% बढ़ गई, यानी लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा भारत हर साल 2,80,000 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करता है। इस पर सरकार को हर साल 40,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है। लेकिन अब इस गिरावट के बाद सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी, यानी सीधे 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को। लेकिन इस नुकसान के बाद भी सरकार ने सोना और चांदी पर टैक्स घटाने का फैसला कर दिया। जिन लोगों को अब भी यह लग रहा है कि सोना चांदी के दाम गिराकर सरकार ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, आज ही उन्हें यह जानना चाहिए कि सोने चांदी के दाम गिराकर कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा हुआ है। देश में हर साल शादियां, लगभग 1 करोड़ शादियां हर साल होती और देश में हर साल गोल्ड की खरीदारी 562 टन की होती है। ज्यादातर परिवारों में गोल्ड की खरीदारी लगभग 10 तोले तक होती है।
आज गोल्ड खरीदा तो फायदा 51,000 रुपए का होगा हर परिवार को। गोल्ड की कीमतों के गिरने के बाद लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी सुनिए। इसके बाद आपको उस फिल्म स्टार से मिलवाऊंगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में गोल्ड की वजह से ही हो रही है। मार्केट में युद्ध के कारण से दो तीन देशों में युद्ध हो रहा है, उसके कारण से मतलब ये सोना बढ़ रहा था और अब वो धीरे धीरे शांति की तरफ जाएंगे तो सोना भी नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव रुख रखेगा। लेकिन अभी इसमें 66,000 रुपया यानी कि 68,000 तैयारी का सोना आ सकता है। अगर नीचे आना चाहे तो 68,000 रुपये तक की है और ऊपर में 74,000 रुपये तक ये जा भी सकता है। तो एक बार यहाँ पर मैं इच्छुक हूँ, मैं लेके भी आई हूँ और मुझे और भी लेना है, पर और कम हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। शादी ब्याह में जरूरत तो गोल्ड की ही पड़ती है। अभी काफी टाइम से हम सोच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि लोग कहते हैं 1 लाख तक जाएगा, 85,000 ऐसे, तो घबराए हुए थे कि चलो कि अब जो बना हुआ है उसी से काम चलाना। लाइक अभी थोड़ी कम हुआ है तो लोग कह रहे हैं और तेजी से और गिर सकता है या शेयर मार्केट के हिसाब से भी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो अब थोड़ी हैप्पी है कि 5-10 हजार में कुछ तो बन ही जाएगा, है ना। महिलाओं के चेहरे ऐसे खिल गए हैं गोल्ड की कीमत गिरने की खबर से, जैसे गोल्ड फेशियल कराया। पतियों का क्या हाल है भगवान जाने। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह गोल्ड के दाम ऊपर भाग रहे थे उससे लोगों की टेंशन बहुत बढ़ गई। इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड की डिमांड बढ़ने से पिछले दिनों गोल्ड का रेट 75,000 रुपए के पार चला गया था। इस बार गर्मियों में शादी के सीजन में लोगों ने महंगी रेट पर गोल्ड खरीदा था। अब यह भी समझिए कि पिछले कुछ महीनों से गोल्ड के दाम अचानक इतने बढ़े क्यों। पिछले साल दिसंबर में गोल्ड के दाम 63,203 रुपए पर थे, जो अप्रैल 2024 में बढ़कर 72,828 रुपए पर पहुंच गया। इन 5 महीनों में गोल्ड की कीमत करीब 10,000 रुपए बढ़ गई थी। अब इस बढ़ोतरी की वजह यह है कि दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बढ़नी शुरू हुई, जिससे दुनिया भर के देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें चीन नंबर 1 पर है। पिछले 17 महीने से चीन लगातार गोल्ड खरीद रहा है। नवंबर 2022 से अब तक चीन 314 टन गोल्ड खरीद चुका है। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $1,700 के आसपास था, जो बढ़कर $2,400 पर पहुंच गया। दरअसल चीन में रियल एस्टेट मार्केट के बुरी तरह गिरने के बाद वहां के लोग अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में चीन के आम लोगों ने गोल्ड में 38% ज्यादा निवेश किया है। गोल्ड को लेकर अब आपको एक और अच्छी खबर सुनाता हूं। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान, उनके नाम पर फ्रांस ने एक सोने का सिक्का जारी किया, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर ग्रेविन म्यूजियम में SRK के नाम पर यह सोने का सिक्का जारी किया गया था। इस सिक्के पर शाहरुख खान की एक 6 पैक वाली तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ उनका नाम भी लिखा गया। फ्रांस से यह सम्मान पाने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय एक्टर हैं। फ्रांस के इसी म्यूजियम में शाहरुख खान का वैक्स स्टैचू यानी मोम का पुतला भी लगा हुआ है, लेकिन उसी दौरान यह सिक्का भी जारी किया गया था, जिसकी जानकारी लोगों को अब मिल रही है। तो भैया सोना चांदी हो गया है सस्ता। हमारा काम था आपको बताना, लेकिन खरीदना है या नहीं ये बताना हमारा काम नहीं।